हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फू में वैक्सीन से स्टार्ट करेंगे समझना कि वैक्सीन क्या होता है। और यहाँ से हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैक्सीन जो है जिसको हिंदी में टीका बोलते हैं, ठीक है। टीका यानी ये कुछ इस तरह का केमिकल या दवा होता है जिसको बॉडी में इंटर करने पे यानी डालने पर क्या होता है, हमारे बॉडी का जो सुरक्षा कवच है यानी सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, जो हर बाहरी बीमारी से लड़ता है या बाहरी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उससे फाइट करता है, हमेशा फाइट करने की कोशिश करता है। तो उसको ये वैक्सीन क्या करता है और एम्पावर करता है, उसको और ताकत देता है, ठीक। तो आइए समझते हैं किस प्रकार उसको ताकत देता है, किस तरह उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ये वैक्सीन। इसमें आप देख रहे होंगे एक टर्म दिया हुआ है एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी का मतलब होता है कि जब वैक्सीन को हमारे बॉडी में इंटर कराया जाता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसी बीमारी के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी, कोई छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर किया, तो वो हमारे बॉडी में जैसे इंटर करेगा तो हमारा बॉडी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसके जो सेल्स हैं छोटे छोटे, वो एक्टिव हो जाते हैं और वो पहचान लेते हैं कि कौन सा जो बॉडी का ये बॉडी का पार्ट है, कौन सा चीज़ बाहर से इंटर कर रहा है, और फिर वो उससे लड़ने लगते हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ पहली बार इंटर कर रहा है उस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो क्या होता है कि वो हमारा बॉडी जो है इम्यून सिस्टम के सेल्स लड़ने के लिए लग जाते हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। बहुत ही ज़्यादा वीक अगर कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर किया है तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, अदरवाइज वो फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। अब लेकिन उससे लड़ते लड़ते थोड़ा सा उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है इम्यून सिस्टम का नॉर्मली। अब क्या करते हैं कि वैक्सीन में क्या किया जाता है कि जो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारी हो रही है उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, मान लीजिए बैक्टीरिया, वायरस या कोई और छोटा माइक्रोब्स इंटर कर रहा है, उसका बॉडी का छोटा सा हिस्सा लेकर के उसको और सोल्यूशन या कुछ किसी के फॉर्म में हम लोग बॉडी में इंजेक्ट करते हैं या माउथ से ड्रॉप वाइज पीते हैं। ऐसा वैक्सीन होता है। जैसे पल्स पोलियो में पोलियो जो ड्रॉप है वो भी वैक्सीन है, उसको हम लोग पी कर मतलब ड्रॉप वाइज पिलाया जाता है बच्चों को। और कुछ वैक्सीन होते हैं, अधिकतर वैक्सीन जो इंजेक्ट किए जाते हैं इंजेक्शन के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, जिस बीमारी से वो पोलियो हो रहा है उसका छोटा सा हिस्सा उसमें रहता है, उस वायरस का या बैक्टीरिया का छोटा सा पार्ट रहता है, और उसको इंटर कराया जाता है बॉडी में। इनएक्टिव स्टेज में रहता है, ठीक है। एक्टिव स्टेज में रहेगा तो उसको अगर इंजेक्ट करेंगे वो वायरस तो तुरंत हमारे बॉडी पर अटैक कर लेगा और हमारा बॉडी मतलब वीक हो जाएगा, बीमार हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। तो जो भी बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया वायरस है उसका बॉडी का छोटा सा हिस्सा लेंगे और उसको वैक्सीन के रूप में बॉडी में डालेंगे तो बॉडी हमारा लड़ना शुरू करेगा, उससे लड़ना शुरू करेगा। क्योंकि वो वीक फॉर्म में है बैक्टीरिया वायरस जो वैक्सीन में है, तो बॉडी हमारा इजीली उसको लड़ेगा, तो जब लड़ने लगेगा तो ये एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है। ये ये एंटीबॉडीज हमारा इम्यून सिस्टम बनाएगा। और ये एंटीबॉडीज क्या है, कुछ प्रोटीन के रूप होते हैं और हर तरह के अलग अलग तरह के माइक्रोब्स के खिलाफ अलग अलग तरह का एंटीबॉडी हमारा बॉडी तैयार करता है, ठीक। और ये एंटीबॉडी क्या करता है, उस माइक्रोब्स को ख़त्म कर देता है या किल कर देता है। तो ये अब ये एंटीबॉडी बनेगा तो मार देगा, उसको ख़त्म हो जाएगा। ये किसको मारेगा, वैक्सीन में जो मौजूद कमज़ोर टाइप के या वीक टाइप के माइक्रोब्स हैं उनको मारेगा, उनको मार दिया। और साथ में बहुत सारे क्या है एंटीबॉडी बना लिया हमारा बॉडी। अब वो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में स्टोर रहेगा। अब वही जो बैक्टीरिया का जो हम लोग वीक फॉर्म लिए वो एक्चुअली में हमारे में इंटर करेगा हवा के थ्रू या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू। तो हमारा बॉडी क्या करेगा कि पहले से उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लिया उस तरह के बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ, तो तुरंत उसके खिलाफ लड़ने लगेगा
और उसको कुछ ही समय में, या मतलब कुछ कम समय में उसको मार गिराएगा, और उस वायरस से कोई बीमारी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से वैक्सीन जो है काम करता है। ठीक है, तो एक मेमोरी पावर होता है इम्यून सिस्टम का, कि पहले वैक्सीन, जैसे हम लोग को बचपन में बहुत सारी वैक्सीन लगाई जाती है, तो इसीलिए लगाई जाती है कि हमारे बॉडी में उस हर प्रकार के जितने भी बीमारियां पॉसिबल हैं जो बहुत खतरनाक हैं, जो हमारे बॉडी में इंटर कर सकती है माइक्रोब्स के थ्रू, उनका एंटीबॉडी हमारे में बन जाए। और जब नेक्स्ट टाइम वो वायरस एक्चुअल फॉर्म में हमारे बॉडी में इंटर करे, वायरस या बैक्टीरिया, तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी रेडी रहे और तुरंत उसको मार गिराए, उसको खत्म कर दें। ठीक है, तो ये पहचानता है हमारा इम्यून सिस्टम या एंटीबॉडी कि कौन सा चीज़ बाहर का इंटर कर रहा है, कौन सा अंदर का है। वो इंटरनल पार्ट्स को हार्म नहीं करता है, केवल एक्सटर्नल जो फॉरेन पार्टिकल हैं जो हार्मफुल हैं उनको मारता है। तो इस तरह से ये वैक्सीन काम करता है। और वैक्सीन जैसे बचपन में आप देखें तो बहुत सारी चीज़ों को दिया जाता है। जैसे पोलियो सबसे कॉमन या फेमस है। पोलियो का पल्स पोलियो प्रोग्राम चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बीमारी जो है वो हो गया। और क्या हो गया, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस। तो इस तरह के बहुत सारे बीमारियों के टीकाकरण होते हैं या वैक्सीनेशन होते हैं, ताकि हमारा बॉडी जो भी वायरस या बैक्टीरिया इस तरह की बीमारी फैलाते हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर रेडी रहे हमेशा के लिए। ठीक, और जब भी वो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करे तो उससे लड़के उसको मार दे। अगर एंटीबॉडी उसके खिलाफ नहीं बने रहेंगे हमारे बॉडी में तो वो उससे लड़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया था, इस प्रोसेस को, मिस्टर एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाने का क्रेडिट उन्हें ही जाता है। और ये सबसे पहले किस बीमारी का वैक्सीन बनाए थे? स्मॉल पॉक्स का। पहले ये स्मॉल पॉक्स बहुत ही ज़्यादा डेडली डिजीज था, जिनको हो जाता तो उनकी डेथ हो जाती थी, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग मरते थे। तो फिर क्या हुआ, इनके डिस्कवरी के बाद ये वैक्सीन बना और फिर क्या हो गया, सभी कुछ नॉर्मल हो गया। स्मॉल पॉक्स अब इतना खतरनाक डिजीज नहीं रह गया। अब बहुत सारे कंट्री तो स्मॉल पॉक्स से फ्री भी हो गए हैं। जिस तरह से अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है, अभी ये बहुत ही बड़ा एपिडेमिक है, पेंडेमिक है कह सकते हैं, जो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। तो अभी इसका इलाज नहीं है, तो काफ़ी बड़ा डिजीज, बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। जब इसका वैक्सीन बन जाएगा तो ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह बहुत सालों पहले ये इस जितनी बीमारियां हम लोग पढ़ रहे हैं, टीबी हो गया, स्मॉल पॉक्स, ये सब भी बहुत भयंकर रूप में थी, क्योंकि उनका इलाज नहीं था, उनका वैक्सीन नहीं था। वैक्सीन बनने के बाद हमारा बॉडी उसके लायक सुटेबल एंटीबॉडी बनाकर रेडी रहता है, और भले ही वायरस बैक्टीरिया इंटर करे वो उनको ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब इसमें वही आपको दिया गया कि चाइल्डहुड में, बचपन में आपको बहुत सारे तरह के वैक्सीनेशन हुए होंगे, टीकाकरण हर बच्चे को किया जाता है, क्योंकि बच्चे का शरीर काफ़ी कमज़ोर होता है बचपन में। तो उसको मैक्सिमम क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन दी जाती है, ताकि वो जब बड़ा हो तो किसी भी तरह का अगर उसको वायरस बैक्टीरिया इंटर करे तो उसकी बॉडी उतनी पावरफुल है, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग रहे कि उनको मार गिराए, उस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करते हैं। जैसे कि डीपीटी का डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, टीबी और हेपेटाइटिस और पल्स पोलियो, और ऐसे बहुत सारे बीमारियों के लिए जो माइक्रोब्स होते हैं उनका टीकाकरण, वैक्सीनेशन बच्चों को बचपन में कराया जाता है। पल्स पोलियो का पहले इंजेक्शन लगता था बहुत सालों पहले, लेकिन अभी तो कुछ 10-12 या 20 साल पहले से, या उससे थोड़ा ज़्यादा से, अब उसको इंजेक्शन के रूप में नहीं, उसको ड्रॉप वाइज मुंह से बच्चों को पिलाते हैं। ठीक है, तो यानी वैक्सीनेशन इंजेक्शन से भी हो सकता है और उसको बाई माउथ भी इंटर करा सकते हैं। तो ये सब भी काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है। पहले लेकिन इंजेक्शन ही लगता था पल्स पोलियो के टीका का, और सरकार इस पर बहुत सारा पैसा खर्चा करती है। हर कंट्री की गवर्नमेंट जो है वैक्सीनेशन का प्रचार प्रसार करती है। जैसे आप टीवी पे देखते होंगे, पल्स पोलियो प्रोग्राम का देता है, या कोई भयंकर बीमारी, अभी आजकल कोविड-19 का चल रहा है,
उसके खिलाफ, उसके लिए अवेयरनेस फैलाया जा रहा है टीवी के माध्यम से, ताकि लोग सतर्क रहें। हो सकता है भविष्य में जब उसका वैक्सीन बन जाए तो उसके वैक्सीन का काफ़ी प्रचार हो, क्योंकि इकट्ठा एक साथ तो ये ख़त्म होगा नहीं बीमारी, ये काफ़ी सालों में ख़त्म होगा, तो सभी को वैक्सीनेशन करने में काफ़ी समय जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लोकल गवर्नमेंट या नेशन वाइज या कंट्री वाइज गवर्नमेंट या वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे एडवर्टाइजमेंट टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, अलग माध्यम से करती रहती है, जिससे लोग जानें और उसका टीकाकरण करें, क्योंकि वो बीमारी एक को होगी तो औरों को फैलेगी। इसलिए सबके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए किसी भी मीडियम से, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो, न्यूज़पेपर हो या अन्य माध्यम से। तो ये सब ऐसे ही होता है। और इसके लिए WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा पैसा हर कंट्री को देती है, ताकि वो हेल्थ के प्रति अपने जनता को, हर कंट्री जो जागरूक करे, और साथ में वैक्सीन बनाने या उसको प्रोवाइड कराने अपने कंट्री के लोगों के लिए, उसमें भी काफ़ी वो हेल्प करती है WHO ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अभी इसमें दिया है कि स्मॉल पॉक्स जो था, इसके बारे में वैक्सीन बनाया था मिस्टर एडवर्ड जेनर ने, उसका भी काफ़ी कंपेन चला था, यानी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार उसका हुआ था, जिससे क्या हुआ, उसको जड़ से उखाड़ दिया गया। मतलब दुनिया में बहुत ही रेयर केस आते हैं स्मॉल पॉक्स के, अदरवाइज ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो उसका प्रचार प्रसार किसी भी बीमारी को होना ज़रूरी है कि किस तरह होता है, किस तरह से बच सकते हैं। ठीक है, अब ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये ह्यूमन को, जैसा कि हम जानते हैं, हमको, किसी भी एनिमल को, प्लांट को, सभी को अफेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैला सकते हैं। तो आइए, ये तो कुछ बीमारियों का हो गया। अब देखते हैं इंक्रीजिंग सॉयल फर्टिलिटी, किस तरह से माइक्रोब्स मिट्टी की उपजाऊपन को या फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसा हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं, राइजोबियम या अदर कुछ टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जो सॉइल में एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, सॉइल में एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और नाइट्रोजन जब फिक्स हो जाता है तो फिर वो सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। तो ये कुछ यूजफुल बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हो गया, पहले भी हम लोग पढ़े थे, अभी आगे भी पढ़ रहे हैं। तो ये मिट्टी की उर्वरता या फर्टिलिटी को बढ़ाने में माइक्रोब्स का बहुत अहम रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी का पिक्चर दिया हुआ है। ये ग्रीन कलर का होता है या थोड़ा ब्लूइश कलर का होता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक बहुत ही यूजफुल बैक्टीरिया है। इसके नाम में एल्गी है, इसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये यूजफुल बैक्टीरिया या माइक्रोब्स है, और ये भी सॉइल में क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है तो फिर क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाता है। यानी ये मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सब इस प्रकार के बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। तो ये यूजफुल बैक्टीरिया के कुछ फीचर्स हैं। और क्या फीचर्स हैं, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट को क्लीन करना, जो वातावरण है उसको साफ़ सुथरा करना। उसको कैसे साफ़ करते हैं, अब उसके लिए जैसे कि इसमें कुछ एक केस दिया है पहले ही बूझो का आपके NCERT बुक में, कि वो देखते हैं कि उनके जो स्कूल में गार्डनर हैं, माली हैं, वो क्या कर रहे हैं कि मैन्योर बना रहे हैं। मैन्योर यानी जो नेचुरल चीज़ों को सड़ा कर बनाया जाता है, खाद जो कम्प्लीटली सेफ होता है, केमिकल से नहीं होता है बना हुआ, तो वो बना रहे हैं। तो ऐसा ही देखकर जिसमें सब्जी, फलों और अदर जो चीज़ें होती हैं, पेड़ पौधे के पत्ते और अदर जो भी पार्ट्स होते हैं जो डिग्रेडेबल हैं, जो सड़ सकते हैं इजीली, उनको मिलाकर मैन्योर बनाया जाता है। तो इन्होंने बैली बूझों ने देखकर क्या किया कि अपने घर में भी, अपने घर से जो भी वेस्ट निकल रहा था, जो बायोडिग्रेडेबल है, सड़ने वाला है, सब्जी तरकारी के पार्ट्स जो निकलते हैं डेली के डेली, और सब्जी बनाते समय सारे तो यूजफुल नहीं रहते, कुछ वेस्ट भी निकलते हैं, तो उनको
एक पिट में, गड्ढे में डाल दिया और उसको ढक दिया। फिर कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद या हफ्तों बाद उसको निकाला तो वो मैन्योर बन गया था, यानी वो नेचुरल खाद बन गया था। ठीक है, तो ये हुआ कैसे, ये मैन्योर कैसे बन गया? वो तो डाले थे उसके सब्जी तरकारी के छिलके, फलों के छिलके, लेकिन ये तो कन्वर्ट हो गया मैन्योर में। तो ये कैसे हो गया, पहले वो जो सोच रहे हैं। तो ये इसके लिए एक एक्टिविटी दिया है सिंपल सा, ये आप पहले भी पढ़े होंगे क्लास 6-7 में, कि दो क्या कर लीजिए, बकेट या कुछ बॉक्सेस ले लीजिए, पॉट ले लीजिए यानी गमले। एक में क्या करिए कि ये सब्जी तरकारी के छिलके वगैरह मिट्टी में मिक्स करके ढक दीजिए, और एक में क्या, मिट्टी में प्लास्टिक और जितने भी चीज़ें हैं, प्लास्टिक के बॉटल, प्लास्टिक का पैकेट, प्लास्टिक का मतलब कैरी बैग, सब उसमें डाल दीजिए। और कुछ हफ्तों बाद उसको ढक दीजिए, और 3-4 वीक यानी लगभग 1 महीने बाद उसको ऑब्जर्व करिए। तो आप पाएंगे कि जिस पॉट में, जिस गमले में ये सब बायोडिग्रेडेबल चीज़ें थी, सब्जी तरकारी के छिलके और ये एक्सेट्रा, वो क्या हो रहे थे, उसमें मैन्योर बन जा रहा था, वो खाद बन जा रहा था। और जो जिसमें प्लास्टिक वगैरह है वो तो मैन्योर नहीं बन रहा था। ठीक, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ चीज़ें जो होती हैं डिकम्पोज होती है माइक्रोब्स की हेल्प से, और कुछ जो होती है डिकम्पोज नहीं होती हैं। ठीक है, तो इनका दो कैटेगरी बना दिया गया, बायोडिग्रेडेबल थिंग्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स। बायोडिग्रेडेबल में सब्जी तरकारी के छिलके, फलों के छिलके, ये सब आते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में ये सब प्लास्टिक या उसके बॉटल या कुछ भी ऐसा जो केमिकल से बनाया हुआ वो आता है। तो बायोडिग्रेडेबल ही, अब बायोडिग्रेडेबल कैसे कन्वर्ट हुआ मैन्योर में? बायोडिग्रेडेबल को के ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करते हैं, उस पर रिएक्शन करते हैं, और उसको बहुत ही माइन्यूट पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और फिर इतना वो छोटा हो जाता है कि वो इजीली सॉइल में मिक्स होने लायक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को मैन्योर बोलते हैं, यानी जिनको कि बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दे। और दूसरा, प्लास्टिक या फिर अदर जो पार्ट्स हैं उनको, उसके ऊपर माइक्रोब्स कोई रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उन पे कोई रिएक्शन हो ही नहीं पा रहा, वो भले ट्राई कर रहे हैं, तो इनको अलग कैटेगरी रख दिएगा, इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल में रख दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लीनिंग एनवायरनमेंट का। आप इजी सा एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे कोई जानवर मरता है, आप देखते होंगे तो बदबू करता है, काफ़ी स्मेल करता है, और उसका बॉडी ऐसे पड़ा रहता है, लेकिन कुछ समय बाद या कुछ दिनों या 15-20 दिन बाद या कुछ दिनों में देखेंगे उसका बॉडी का बोन बचता है, फिर वो भी नहीं बचता है, यानी जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो गायब हो जाते हैं। वो कैसे गायब हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत सारे तेज़ी से रिएक्शन करते हैं उसके बॉडी पे, उसके बॉडी पे इतने माइन्यूट पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं कि वो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाता है, और वो वहाँ का जो एरिया था जो काफ़ी बदबू कर रहा था वो क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से ये क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं माइक्रोब्स। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर डेड डिके हो रहा है, सड़ रहा है, तो उसको फास्ट रेट से सड़ाते हैं। अगर कोई चीज़ सड़े ना तो फिर वो रखा रखा रहेगा और एनवायरनमेंट को हमारे गंदा कर देगा। तो एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम एक तरह से माइक्रोब्स करते हैं, इसलिए इनको स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। स्कैवेंजर यानी सफाई कर्मी, एनवायरनमेंट के सफाई कर्मी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, वो अगर न रहे तो कोई चीज़ें सड़े ना, वैसे पड़े रहें, और वो हार्म करेंगे हमको और हमारे हेल्थ को। तो ये चीज़ों को डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, जिससे वो एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। अदरवाइज वो चीज़ें वैसी रहेंगी और हमारे को अफेक्ट करेंगी, हमारे और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेंगी। उसके बाद जो है ये टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे और समझेंगे।